टॉपिक लेकर के आया हूँ। नई क्लास आज से अपन स्टार्ट करते हैं और अपना जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको पूरी तरह से समझाया था कि अपना जो टॉपिक रहेगा वो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध। इस अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी लेंगे वो इंडिया और ग्लोबल दोनों ही प्रकार की अपन को यहाँ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का सबसे पहले अपन एक नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसकी हम बात करें तो इंटरनेशनल संबंध का मतलब है हमारे या भारत के किसी अन्य देश के साथ व्यापारिक, आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सोशियो कल्चर किस प्रकार के संबंध है। भारत और रूस के कैसे संबंध है, भारत चाइना के कैसे संबंध है, भारत पाकिस्तान के कैसे संबंध है, या यूएसए और यूएसएसआर के कैसे संबंध है। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप मतलब अगर इसको अपने आप में हम जोड़ करके देखें तो अपने आप में अगर आप जोड़ करके देखोगे कि आपके संबंध आप आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनसे किस प्रकार के हैं, तो ये आपके क्या हो गए, सामाजिक रिलेशनशिप हो गई, सोशल रिलेशनशिप्स हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब देखो इस अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपन जीरो से लेकर के टॉप यानी कि कहां से भारत के इंटरनेशनल शुरू हुए, कब से इंटरनेशनल भारत के रिश्तों को माना जाता है। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत जो है शुरुआत से भाई ब्रिटेन के अधिकार में रहा। लगभग 200 वर्ष भारत पर ब्रिटेन का अधिकार रहा। अब उस समय तो भारत के संबंध अन्य देशों से ब्रिटेन पर आधारित होते थे, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो पॉलिसीज क्रिएट करती, ब्रिटेन के संबंध जिन देशों से अच्छे होते उन देशों से ही भारत के संबंध क्या हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद भारत के जो संबंध है वो अन्य देशों के साथ किस प्रकार के रहे। भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भारत ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, तो हमने देखो 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, बिना अपनी मर्जी के लड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि भारत लड़े। ब्रिटेन जिन देशों के अगेंस्ट था उन देशों के अगेंस्ट भारत ने क्या लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा। बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर की तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी भारत ने ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रहकर के ही लड़ा। ब्रिटेन जिन देशों के खिलाफ था भारत भी उन देशों के क्या हुआ करता था, खिलाफ हुआ करता था। तो दोनों वर्ल्ड वॉर हमने ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रह करके लड़े। भारत 1947 में आजाद हुआ। अब भारत के सामने समस्या ये थी कि भारत का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ झुके, भारत किन देशों के साथ अच्छे संबंध रखे और किन देशों के साथ अपने संबंध बिगाड़े। भारत एक मझधार में आकर के खड़ा हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भारत के फर्स्ट पीएम और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, जेएल नेहरू। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उनको डिसाइड करनी थी। और इस समय जो वर्ल्ड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो वर्ल्ड था वो एक ऐसे वॉर में चला गया जिसका कहीं कोई अंत नहीं था। आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अन्य देशों को क्या दिया, पैसा दिया, प्रत्येक चीज मुहैया कराई और खुद मीडिएटर रह करके और देखने लगा। और लास्ट में गया जापान पर परमाणु अटैक किया और परमाणु अटैक करने के बाद पूरे वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया और एक महाशक्ति के रूप में उसका जन्म हुआ। लेकिन यही एक महाशक्ति और थी जिसको उस समय यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो यूएसएसआर खुद को कहने लगा कि यार इसने एटॉमिक बम बना लिए तो क्यों ना अब मुझे भी एटॉमिक बम बनाए जाएं। तो इस समय सिर्फ वर्ल्ड में दो शक्तियों का उदय हुआ, एक यूएसए और यूएसएसआर। भारत के सामने समस्या थी कि भारत कौन से ग्रुप में जाए, यूएसए ग्रुप में जाए या यूएसएस ग्रुप में जाए।
पूरा वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप्स में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। अब भारत के सामने परिस्थिति कैसी थी कि भारत कहां जाए, क्यों? भारत के पास ना तो बहुत ज्यादा पैसा था और ना किसी अन्य देश के साथ बहुत ज्यादा क्या मजबूत रिश्ते थे, और ना उस समय भारत बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था। तो इस समय के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कौन? JL नेहरू। उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई कि भाई हम ना तो यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे, हम बीच की शक्ति, हम नाम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। और इस पॉलिसी का बहुत सारे देशों ने सम्मान भी किया और बहुत सारे देश जो है इस ग्रुप के साथ जुड़े। धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदली। परिस्थितियां कैसे बदली कि भारत 1961 में 61-62 चाइना वॉर में उलझ गया, 65 पाकिस्तान और 71 फिर पाकिस्तान। अब भारत का जो झुकाव था वो धीरे धीरे किसकी तरफ हो गया? यूएसएसआर की तरफ झुकाव हो गया था। 71 तक आते आते भारत को एक मित्र, रशिया नाम का एक मित्र भारत को सपोर्ट करने लगा। 71 में आपको पता है कि 71 में जो वर्ल्ड का झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था, यूएसए का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था, चाइना का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था। तो भारत के सामने समस्या आई और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज हुई और भारत एक ध्रुवीय यानी कि यूएसएसआर की तरफ चला गया। जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तब एक महाशक्ति वर्ल्ड में रही जिसका नाम था यूएसए। तो इन छोटी छोटी चीजों को, और वर्तमान की स्थिति आप देख लो कि वर्तमान भारत कहां खड़ा हुआ है। 1947 में भारत कहां खड़ा हुआ था, 71 में भारत कहां खड़ा हुआ था, फिर यूएसएसआर का जब विघटन हुआ 91 में भारत की पॉलिसीज क्या थी, और अब 2026 में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है। तो लगातार भारत की फॉरेन पॉलिसी समय के अनुसार क्या हुई है, बदली है। अब पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि वो कितनी मजबूत हुई या फिर कितनी कमजोर हुई। ठीक है, तो ये होते इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि भारत के अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि भारत ने आसियान क्यों बनाया, भारत सार्क का मेंबर क्यों बना, भारत नाटो क्या था, सोवियत संघ क्या था। क्लियर? अब वर्तमान में भारत के संबंध यूएसए से ज्यादा अच्छे हैं या फिर रशिया से ज्यादा अच्छे हैं, या किस देश के साथ ट्रेड कर रहा है, या किस संगठन के साथ भारत ट्रेड कर रहा है, इजराइल के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, यूक्रेन के साथ भारत संबंध कैसे हैं। और इस संदर्भ में अपन पढ़ेंगे कि भाई यूएसए और यूएसएसआर यानी रशिया के संबंध कैसे हैं, रशिया यूक्रेन के साथ संबंध कैसे हैं, चाइना यूएसए संबंध कैसे हैं, नाटो यूएन संबंध किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और इन संबंधों में भारत की क्या भूमिका रही है इसके बारे में अपन आराम से और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अच्छा, अपन इस क्लास को इस तरह से रन करेंगे कि जैसे अपन ने एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस क्लास को प्लान कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही वीकेंड आएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग टू इसका एक MCQs का रखेंगे कि भाई देखो, जैसे आरएस में भी ये है कि आरएस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मेंस में क्वेश्चंस किस प्रकार से आप लिखोगे। अपन ने आरएस का सिलेबस डिस्कस कर रखा है कि आरएस के सिलेबस में किस प्रकार से क्या बदलाव हुए हैं, नेट के सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, या अन्य कोई सब्जेक्ट अन्य कोई एग्जाम है उनमें क्या बदलाव हुए हैं। तो सब में ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। ठीक है, तो अपन शुरू से लेकर के और आज तक 2026 तक भारत की जो पॉलिसीज हैं वो किस प्रकार से रही, उनका हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। जैसे ही वीकेंड आता है उस पर हम अकॉर्डिंग टू हर एक एग्जाम 0 टू हाई लेवल एग्जाम के क्वेश्चंस अपन उसमें बनाएंगे और उसके आंसर्स राइटिंग भी अपन यहाँ सीखेंगे।
तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले आप टॉपिक को आराम से समझना। अरे जब तक आपको टॉपिक की समझ ही नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले अपन को टॉपिक की डिटेल बहुत अच्छे से समझनी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और फिर अपन वीकेंड पे क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस राइटिंग लिखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल मैं आपको गुड लुकिंग पीपीटीज मैं आपको बना करके लेकर के आया हूं। तो बहुत अच्छे से इसमें समझेंगे कि किस प्रकार का सफर जो है कि रहा, और वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, कहां से इनका दौर जो है कि चला है। तो देखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप मीनिंग एंड एवोल्यूशंस। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव और विकास किस प्रकार से, कहां से इसका उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें इसके विकास क्रम की कि 1648 में, कि 1648 में वेस्टफैलिया संधि, उसके बाद आधुनिक राष्ट्र संघ। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की हम ओल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो ओल्ड हिस्ट्री में 1648 में एक संधि हुई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका क्या पढ़ रहे हैं, मार्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1648 में एक संधि हुई, कौन सी, वेस्टफैलिया संधि। और वेस्टफैलिया संधि के बाद आधुनिक मॉडर्न जो है राष्ट्र बना। फिर 14 से 45 तक वर्ल्ड 2 विश्व युद्ध लड़ चुका था। 1914 से 1945 तक वर्ल्ड कितने वर्ल्ड वॉर लड़ चुका था, पूरा विश्व 2 वर्ल्ड वॉर लड़ चुका था। 14 से 18 और 39 से 45 तक। इन दोनों वर्ल्ड वॉर में भारत ने भाग लिया, और यह भी पता है कि भारत ने किस साइड से भाग लिया, किस तरफ से भारत लड़ा। भारत ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था तो ऑब्वियसली ब्रिटेन के साथ लड़ेगा। उस समय भारत की कोई, मैं कह सकता हूं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी नहीं रही होगी। ब्रिटिश संसद जो डिसाइड करती थी वही भारत पर अप्लाई होता था। इवन 1939 से 45 तक बात करें कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को ऑफर दिया 1940 अगस्त प्रस्ताव में कि भाई अगर भारतीय जो है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन का साथ देते हैं तो हम उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। ये पहला मौका था कि क्या कंडीशन रख दी कि अगर भारतीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर साथ देते हैं ब्रिटिश सरकार का, लड़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह, तो हम उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। इंडियंस ने मना कर दिया। फिर 42 के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन में समझाने की कोशिश की, और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि अगर भारतीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहायता करते हैं ब्रिटिश सरकार की तो क्या होगा कि हम उन्हें युद्ध जीतने के बाद क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा भैया तुम्हारा कोई पता ही नहीं है कब तक ये युद्ध चले, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, क्या पता तुम युद्ध जीतो जीतो नहीं जीतो, और क्या पता जीतने के बाद भी तुम भारत को आजाद करो करो नहीं करो। तो ये तो क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। और ऐसे बैंक के नाम आपने कर दिया है जो दिवालिया हो चुकी है। जेएल नेहरू जी ने कहा कि ये तो भाई बिना ब्रेक वाला इंजन है, ब्रेक फेल इंजन है, पता नहीं कब तक चले। ठीक है, तो 14 से लेकर के 45 तक, 14 से लेकर 45 तक 2 वर्ल्ड वॉर लड़े जा चुके थे। ठीक है, फिर बात करें कि 45 में राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। देखो क्या हुआ था कि 1940 से लेकर के 18 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जैसे जैसे खत्म हुआ तो वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा क्या देख लिया था, संग्राम देख लिया था, बहुत बड़ा नरसंहार देख लिया था। अब वर्ल्ड के जो देश थे वो चाहते थे कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो क्या हुआ कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद क्या किया गया, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, राष्ट्र संघ बना। और राष्ट्र संघ का मेन एम क्या था कि राष्ट्र संघ का एम था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होने दे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा था ऐसा भीषण युद्ध वर्ल्ड में ना हो, उसके लिए एक संस्था बना दी, और उस संस्था का नाम था राष्ट्र संघ। लेकिन ये राष्ट्र संघ अपने मेन एम में क्या रहा, असफल रहा, असफल रहा।
और सेकंड वर्ल्ड वॉर इसका परिणाम रहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आया तो राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में क्या रहा, पूरी तरह से फेल रहा और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ अब विश्व को लगने लगा कि भाई अब भयानक युद्ध अगर तीसरा हो जाएगा तो तीसरे वर्ल्ड वॉर में तो पता नहीं क्या ही होगा, लोग बचेंगे नहीं बचेंगे। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर परमाणु विस्फोट देख चुका है, अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो पता नहीं कितना क्या खो देगा वर्ल्ड। इसलिए फिर क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी को मॉडिफाई करके 1945 के अंदर एक संस्था बनाई गई, क्या, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक काम था कि ठीक है भाई, विश्व में शांति बनाए रखना, वर्ल्ड में पीस स्थापित करना, शांति बनाए रखना। इसका मेन एम था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ वर्ल्ड को नहीं जाने देना। उस समय का एम और आज के एम में क्या अंतर है वो भी अपन को यहां पढ़ना है। तो देखा कि कहां से शुरुआत हुई, 1648 से शुरुआत हुई, वेस्टफेलिया ट्रीटी से, फिर 14 से और 45 तक दो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ने देखे, फिर 45 में यूएनओ की स्थापना हुई और 45 से 91 तक। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मैंने आपको बताया कि दो महाशक्तियां निकली, दो महाशक्तियां निकली और उन दो महाशक्तियों में कौन, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए ने अपनी सैनिक ताकत दिखा दी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल करके कि देखो मेरे अंदर कितनी सैनिक ताकत, मैं सैनिक रूप से कितना मजबूत हूं। वो वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता था, लेकिन उसके पैरेलल यूएसएसआर ने भी कहा कि नहीं भाई, आप नहीं, हम भी कुछ रखते हैं। आप एक परमाणु, एक आप फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, हम 4 करेंगे। तो इस प्रकार दुनिया एक परमाणु वॉर की तरफ अग्रसर हो गई और इस समय धुआंधार न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हुए। देश परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहते थे एक दूसरे को दबाने के लिए, और वर्ल्ड पूरा दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, एक यूएसए ग्रुप और एक यूएसएसआर ग्रुप। सभी देश इन दोनों देशों की तरफ जाना चाहते थे और इसी समय किसका जन्म हुआ, भारत का 47 में। तो भारत के सामने समस्या आनी आनी थी कि भाई किस तरफ मूव करें, यूएसए की तरफ करें, यूएसए की तरफ, यूएसएसआर की तरफ जाएं। तब भारत ने इस समय एक नया कंसेप्ट वर्ल्ड को दिया, गुट निरपेक्ष, कि हम किसी भी ग्रुप के सदस्य नहीं हैं, हम शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे और जो हमें सपोर्ट करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़े। हम किसी की तरफ, हम शांति की तरफ हैं, ना हम यूएसए की तरफ और ना हम यूएसएसआर की तरफ। आगे हम इसका एनालाइज करके पता करेंगे कि वास्तव में उस समय भारत का निर्णय अच्छा था या उस समय भारत के लिए निर्णय बुरा था। मान लो अगर भारत किसी भी ग्रुप में जुड़ जाता उस समय, तो 1962 में जो चाइना वॉर हुआ और जो हमारा क्षेत्र चाइना की तरफ गया, हो सकता है कि वो क्षेत्र 33,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो शायद चाइना की ओर नहीं जाता, अन्य देश हमारे साथ जुड़ जाते और चाइना जो है अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। 71 में हमारा झुकाव चलो यूएसएसआर की तरफ था, तो 71 में हम देशों से झुके नहीं और हमने पूरे वर्ल्ड का एक नया मैप क्रिएट कर दिया बांग्लादेश के रूप में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नए देश को जन्म दिया। थोड़ा झुकाव उस तरफ था, क्लियर। अगर उस समय भी हम तटस्थ रहते तो क्या भारत ऐसा कर पाता, क्या उस समय पाकिस्तान के नहीं कि भारत के टुकड़े होते, ठीक। तो देखिएगा उसके बाद क्या हुआ कि 1991 के बाद क्या हुआ कि भाई यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। वो छोटे बहुत सारे देशों में डिवाइड हो गया और एक बड़ा देश निकल करके आया, रूस। लेकिन अब यूएसएसआर नहीं था, अब क्या था, रशिया था। और कहते हैं कि कोल्ड वॉर में जो है किसकी हार हुई, सोवियत संघ की हार हुई, यूएसएसआर की हार हुई और वर्ल्ड में एक महाशक्ति निकल करके आई और उस महाशक्ति का नाम क्या था, यूएसए नाम था। 1991 में, ये 1991 का दौर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1991 में भारत ने रिसेशन देखा।
रिसेशन देखा, भारत के पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि भारत खर्चे चला सके। मात्र 7 दिन के लिए भारत के पास क्या था, खर्चे चलाने के लिए अमाउंट बचा था, पैसा बचा था। भारत ने इस समय एलपीजी को एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया, और भारत का झुकाव सोचो अब किस तरफ गया होगा। तो वर्ल्ड में एक थ्योरी डेवलप हो गई कि भारत भारत किस तरफ झुका हुआ है, रसिया की तरफ झुका हुआ है। इस समय तक भारत जो है ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपना रखा था। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की वर्ल्ड क्या है, एक फ्री मार्केट में कन्वर्ट किया गया, यानी कि भारत का माल किसी भी देश में और किसी भी देश का माल भारत में आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। तो भारत को एक बड़े मार्केट की उपलब्धता बढ़ी और अन्य फॉरेन मार्केटों को भारत का जो है कि मार्केट मिल गया। हमने हमारी टैक्स पॉलिसीज को कम किया, उदार किया, लिबरलाइज किया। जब हमने हमारी टैक्स पॉलिसीज को डाउन किया तो फॉरेन जो कंपनियां थी वो भारत में आना क्या हो गई, शुरू हो गई। भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ। अब इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा कि इस समय तक 1991 तक भारत जो है, भारत के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का अधिकार हुआ करता था। पूरी तरह से वो किसके अंडर में हुआ करती थी, सरकार के अंडर में हुआ करती थी। तो इस समय क्या हुआ कि भारत ने जो रिसोर्सेस थे उनको प्राइवेटलाइज भी कर दिया। अरे जब प्राइवेट लोगों को छूट दी जाएगी तभी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट कंपनियां आएंगी। और प्राइवेट कंपनियां आने के लिए अपन को अपनी टैक्स पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, लिबरल करना पड़ेगा। टैक्स पॉलिसीज को लिबरल करना पड़ेगा, ठीक। तो एलपीजी को अपन ने अपनाया और अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी क्या हुई, यहां से परिवर्तित हुई, चेंज हुई, ठीक। 1991 के बाद वैश्वीकरण एवं बहुध्रुवीय विश्व, क्लियर। तो ये जो है 5 स्टेप सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्या है, एवोल्यूशन है। पहला एवोल्यूशन 1648 वेस्टफैलिया संधि, फिर इसको आधुनिक राष्ट्र राज्य में कन्वर्ट किया गया। 14 से 45 में 2 वर्ल्ड वॉर लड़े, 45 में यूएनओ एस्टेब्लिश्ड हुआ और 45 से 91 तक ये क्या थी, कोल्ड वॉर की स्थिति थी। और कोल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीपल नेशन की कॉन्सेप्ट क्या हुआ, शुरू हुआ, क्लियर। यहां से ये जो विकास क्रम है ट्रीटी ऑफ, फिर यहां तक अपन पहुंचे। अब देखो ये एवोल्यूशन था, अब यहां आकर हम कहां आ गए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आ गए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपन आ गए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर आ गए। देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो मेन है कि 2 स्टेट के मध्य पावर का कॉम्बिनेशन, वहां की पॉलिटिक्स, कूटनीतियां, पावर स्ट्रेटजी, स्टडी ऑफ पावर, सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेट्स अमंग स्टेट, फोकस मेनली ऑन स्ट्रेटेजिकल इंटरेक्शंस। इसमें क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि राज्यों के बीच शक्ति, सुरक्षा और कूटनीति का अध्ययन, कि दो राज्यों के मध्य, मतलब यहां राज्य जब भी पॉलिटिक्स में आए तो उसको आप देश समझना, कि 2 देशों के मध्य शक्तियों का बैलेंस किस प्रकार से किया जाए कि कोई देश किसी अन्य देश से बहुत ज्यादा क्या नहीं हो जाए, मजबूत नहीं हो जाए। किस प्रकार से शक्तियों का संतुलन किया जाए, कौन सा देश किस देश पर किस रूप से डिपेंड हो जाए। आज मैं कहूं, आज की अगर इंटरनेशनल पॉलिसी की अगर बात करें या फॉरेन पॉलिसी की बात करें किसी भी देश की, आज वर्ल्ड में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट हो रहा है, वर्ल्ड के ग्लोब के किसी भी कोने में, किसी भी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो उसका इफेक्ट किसी हर देश पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई रशिया यूक्रेन युद्ध को आज लगभग 3.5 से 4 साल होने को हैं। जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुआ, बहुत सारी चीजों के, तेल के, टेक्नोलॉजी के, पढ़ाई के, आज हमारे इंडिया के कितने लोग हैं
जो बाहर पढ़ाई यूक्रेन के लिए जाते हैं, सस्ती पढ़ाई के चक्कर में जाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, या तेल मान लो किसी न किसी रूप में आता है। अफगानिस्तान में ट्रबल हुआ, अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान के हाथों में जाना पड़ा, थोड़ा सा मूवमेंट वहां हुआ तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहाँ से ट्रेड करते हैं, ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से मंगवाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ता है कि यहाँ से जो कॉटन है पाकिस्तान से जाती है, दालें हैं पाकिस्तान से जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से गेहूं वगैरह जाता है, टमाटर वगैरह जाता है, प्याज वगैरह जाता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। अभी यूएसए वेनेजुएला का देख लो कि वेनेजुएला भारत से कितना दूर है, थोड़ा सा वहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, इंटरनेशनल मार्केट तुरंत क्रैश हो गया, तेल के दाम थोड़े डाउन हो गए। थोड़ा सा यूएसए ने थ्रेट दिया, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, ग्रीनलैंड हमें बेच दो, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या देशों के अंदर चीजों में उथल पुथल हो गए। तो आजकल एक देश दूसरे देश से क्या है, एक दूसरे देश पर क्या है, डिपेंड है किसी ना किसी रूप में। यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया, इंडिया के ऊपर 150% टैरिफ कर दिया। 150% टैरिफ करते ही भारत के जो चीजें हैं वो यूएसए में क्या हो गई, महंगी हो गई, यहां से जो है इंपोर्ट कम हो गया। चाइना पर टैरिफ बढ़ाया, चीजों के दाम इंक्रीज हो गए। गोल्ड और सिल्वर का देख लो, डॉलर डाउन हुआ, और आज की स्थिति देख लो कि गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल डाउन चला गया और डॉलर की स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या है कि एक देश दूसरे देश पर किसी ना किसी रूप से क्या है, डिपेंड होता ही होता है। ये पॉलिटिकल क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। तो राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन कोई किस रूप में मजबूत होता है और कोई किस रूप में क्या होता है, मजबूत होता है। अब इनको हम डिप्लोमेट तरीके से किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। भाई आपने याद हो आपको कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, और उस एयर स्ट्राइक में हमारे एक बहादुर पायलट पाकिस्तान में रह गए, उनका प्लेन क्रैश हो गया, और क्रैश करके वो अभिनंदन, डिप्लोमेट तरीके से 24 आवर में कोई घुस के भारत बात करके थोड़ी आए थे, डिप्लोमेट पावर लगाई और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने जो है अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर अंदर अपने देश में बुला लिया। अभी हाल ही का चलो आप एग्जांपल देख लो, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भाई हमारे जो मैच हैं वो श्रीलंका में आप क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। भारत आईसीसी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं भाई, जो जैसा शेड्यूल्स है शेड्यूल्स भेज दिए गए हैं, आपको खेलना है तो अपने तय शेड्यूल पर आप खेलो। तो उसका डिप्लोमेट सपोर्ट किसने किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट करते हुए उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा है, हम इंडिया के साथ जो है मैच 15 फरवरी को नहीं खेलने वाले हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया। लेकिन फिर अनस्टेबिलिटी ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को उसी की चाल से आईसीसी ने दबाया और 15 फरवरी का मैच खेला गया डिप्लोमेटिक तरीके से, या जबरदस्ती खिलवाया नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके। क्लियर। तो ये हैं कूटनीतियां, चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, चाणक्य की राजनीति, कूटनीति, किस प्रकार से किस चीज को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ठीक, मेन फोकस शक्ति होता है राज्यों का, और तकनीक पर होता है, रणनीति पर होता है। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी एक दूसरे देश के खिलाफ कोई देश अपनाता है। क्लियर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने डिप्लोमेटिक तरीके से कहा कि हम पानी बंद कर देंगे, और अटैक भी किया और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी दिया। क्लियर। हम यूएन में, पाकिस्तान यूएन में जाकर रोता है कि भाई भारत ऐसे करता है, हम यूएन में उसको डिप्लोमेटिक तरीके से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, और उसकी वहां भी क्या होती है, हार होती है। मतलब कई देश हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है कि उस आतंकवाद से वर्ल्ड के जो मोस्टली जो देश हैं वो क्या है, उसको फेस कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे जाके देखते हैं कि सबसे पहले एवोल्यूशन आया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आई, और नेक्स्ट स्टेप आता है इसका IR, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। तो ये इसका एवोल्यूशन का क्रम है। अब इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस कल्चर इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ द ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस,
जैसा कि मैंने अभी आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि आईआर में क्या है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक संबंध होते हैं कि किसी देश के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें कि अभी यूएसए ने भारत के लिए कहा कि अगर भारत रशिया से पेट्रोल खरीदेगा, पेट्रोल डीजल खरीदेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो काउंटर कर रहा था यूएसए, रशिया को कूटनीतिक रूप से क्या करना चाह रहा था, दबाना चाह रहा था कि जिससे उसका क्या हो जाए, उसके पास पैसा आना कम हो जाए। और यूक्रेन युद्ध ये कहां कनेक्ट हो रहा था, यूक्रेन युद्ध पर, वॉर पर कनेक्ट हो रहा था कि भाई यूक्रेन में जो युद्ध है वो रुक जाए। और वो कब रुकेगा, जब कोई देश फाइनेंशियली क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और भारत जब उससे पेट्रोल डीजल खरीदा है तो इसका मतलब वो फाइनेंशियली तो वीक हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास उसके जो इनकम के सोर्स है वो तो चल ही रहे। तो यूएसए ने कहा कि भाई आप जो है उससे पेट्रोल डीजल नहीं खरीदोगे, अगर खरीदोगे तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। रशिया ने भी पेट्रोल देने के लिए हाँ कर दिया और भी आर्मी ट्रीटी भारत के साथ कर ली कि देख हम भी आपको पॉलिटिकली रूप से क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं, अब इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदोगे तो यूएसए इंडिया को क्या कह रहा है, हम आपकी इकोनॉमी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम आपके व्यापार को टारगेट करेंगे। आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहां करते हो, सबसे ज्यादा जो इंडिया है वो माल कहां बेचता है, यूएसए में जाकर के बेचता है। अगर वो हम माल महंगा कर देंगे तो आप करोगे, आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। हमारे रशिया के साथ सोशल संबंध है। आज सबसे ज्यादा हिंदू जो धर्म है वो कहां, रशिया में ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। रशिया के लोग यहां आकर के हमारे हिंदुइज्म पॉलिसी को अपना रहे हैं, हमारे हिंदू रिलीजन को अपना रहे हैं। जैसा हिंदुओं में शादी होता है, विवाह होता है, कल्चर होता है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण को आप जाकर के देखो मथुरा वृंदावन में कितने रशिया के जो लोग हैं वो अपने हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं, हिंदू संस्कृति की तरह ही या निवास कर रहे हैं, विजिट करने आते हैं और यहीं के बन करके रह जाते हैं। तो किसी देश के सोशल, इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप कैसे हैं ये आईआर में अपन पढ़ते हैं। और इसमें अपन क्या देखते हैं कि वैश्विक पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन, कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर इंटरडिपेंडेंट होता है। कोई क्या चीज किसी देश से मंगवाएगा और कोई क्या चीज किसी देश से मंगवाएगा। क्लियर, मतलब कोई भी देश क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी देश आज ये नहीं कह सकता कि भाई मैं पूर्ण रूप से संपन्न हूं, नहीं। कोई किसी रूप में किसी देश से कुछ मंगवाता है और कोई किसी देश से कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता ही करता है। तो इसमें अपन को ये भी पढ़ना है कि कोई देश किस प्रकार से किसी देश के साथ इंटरडिपेंडेंट बना हुआ है। तो ये पूरा क्या है, एक विकास का क्रम है भाई, ठीक है। तो यहां से अपन ने आईआर शुरू किया, एवोल्यूशन ऑफ आईआर, ठीक है। यहां 1648 आया, फिर 14 से 45 तक वर्ल्ड वॉर आया, फिर यूएन की स्थापना है 45 में, फिर 91 तक क्या आया, कोल्ड वॉर आया, और 91 के बाद ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फिर अपन कहां आ गए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ गए, दो देशों के मध्य किस प्रकार से पावर और स्ट्रेटजीज प्रिपेयर्ड की जाती हैं। और फिर अपन कहां चले गए कि किसी देश के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चर किस प्रकार के रिलेशन होते हैं और किस प्रकार से जो है कि एक देश ग्लोबली एक दूसरे देश पर इंटरडिपेंडेंट रहता है। ये पूरा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब देखिएगा आगे कि इसकी मेजर थ्योरीज क्या है, आईआर की मेजर थ्योरीज क्या है, क्या मुख्य सिद्धांत पर आईआर काम करता है, किन सिद्धांत पर काम करता है आईआर। कि देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि आइडियलिज्म क्या, आइडियलिज्म है आईआर के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्या आदर्श चीज क्या है। तो सबसे पहले बात करें, शांति संभव है, पीस पर काम करता है भाई। कोई भी देश किसी भी देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहता, वो पर बात करेगा, शांति पर बात करेगा, पीस पर बात करेगा, ठीक है। पीस इज अवेलेबल, अचीवेबल,
कि शांति संभव है। अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, पाकिस्तान पर अटैक किया, कितने दिन युद्ध चला? 3 दिन चला। और इस बीच में शांति की बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई गई होंगी, और लास्ट में 3 दिन बाद सब कुछ बैक हो गया, वो अपने घर, हम अपने घर, कि ठीक है। सब प्रत्येक देश की कोशिश क्या रहती है कि शांति संभव है, किसी भी मामले पर अग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्रेशन से काम नहीं चलेगा, उससे दोनों देश को क्या होगी? क्षति होगी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चर। ठीक है, तीनों ही प्रकार की क्या होगी? क्षति होगी। तो प्रत्येक देश किस पर काम करते हैं? पीस पर काम करते हैं। वही कोल्ड वॉर 45 से 91 तक चला, आपको अगर पता हो, और इसमें कोई भी बड़ा वॉर नहीं हुआ, बड़ा वॉर नहीं, इतना लंबे समय तक कोल्ड वॉर हुआ, सिर्फ बोली का कोल्ड वॉर था। वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट देता था, वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट देता था, वो एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता, यूएसएसआर 4 न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता, वो चांद पर आदमी भेजा, उसने जानवर भेज दिए, उसने एक सैटेलाइट भेजा, उसने 4 सैटेलाइट भेज दिए, अंतरराष्ट्रीय मंचों से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जारी किए गए एक दूसरे के खिलाफ। तो ये कोल्ड वॉर था, शांति का वॉर था। मतलब आग तो बहुत जल रही थी, लेकिन वो आग धधकी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी चाहते थे अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके परिणाम वर्ल्ड को बहुत घातक उठाने पड़ेंगे, तो किसी ने भी पहल नहीं की। तो प्रत्येक देश आज भी किस पर काम करता है कि पीस इज अचीवेबल, कि शांति संभव है, किसी भी मामले को शांति से दबाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। भारत पाकिस्तान के बीच भाई यूएसए आया, बार बार कहता है ट्रंप कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने। अरे चलो नहीं भी रुकवाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका तो होती है। जब वो इतना बोल रहा है, ट्रंप की रही होगी, रशिया पुतिन की रही होगी, या अन्य देशों के प्रधानों की रही होगी कि भाई ठीक है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध से उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनका भी तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाधित हो रहा है। अब इस बाधित होने की वजह से आपको देखो, वर्ल्ड मैप में मैं एक चीज थोड़ी सी आपको समझाना चाहता हूं कि देखिएगा, ये वर्ल्ड मैप, देखिएगा ये वर्ल्ड मैप, भाई इंडिया का जो पारंपरिक रूट था ट्रेड का रशिया के साथ, भाई ये पूरा मान लो रशिया का पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट मान लो रशिया का हो गया। अब इंडिया का जो ट्रेडिशनल वे था, ट्रेडिशनल मार्ग था व्यापार का, वो ये था, यहां यहां से ये जाया करते थे मेरिडनसी होकर के। तो यहां यूक्रेन युद्ध चल रहा था। अब यूक्रेन अपने यहां से क्यों जाने देगा भाई? यूक्रेन नहीं जाने देगा। अब यूक्रेन को जब पता है कि मेरे विरोधी देश के लिए ये सामान जा रहा है या सामान आ रहा है, इस रूट को अपनाते थे, इस रूट को अपनाते थे। यूक्रेन वॉर हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया तो यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बाधित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा। संभावना ये थी कि भाई बीच में ही माल को रोक लिया जाए, लूट लिया जाए, या रोक दिया भाई। आपको पता है कि क्या नाम है, अरब सागर से और पाकिस्तान के लिए सामान जा रहा है, तो अपन तो अपने एरिया को तो रोक ही सकते हैं कि भाई नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, तो यूक्रेन वॉर, तो ये रूट बंद हो गया। आओ, एक रूट यहां से चलता था, यहां से चलता था, या इराक का वॉर चल रहा था, इराक का वॉर चल रहा था। अब किसी देश में अगर कोई वॉर चल रहा है और वहां से तुम सामान लेकर के जा रहे हो, तो वहां भी संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। वहां भी संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। और संभावना क्या बेकार हो जाती है? बताओ, कि संभावना क्या हो जाती है कि भाई युद्ध चल रहा है, क्या पता कौन आकर के अपने यहाँ बम फोड़ दे,
ये भी दोनों रूट क्या हो गए, बंद हो गए। इसी के चलते भारत ने एक नया रूट इख्तियार किया और अब ये रूट सीधा, ये शॉर्टकट भी है, मात्र 14 दिन के अंदर, मात्र 14 दिन के अंदर अब ये सामान पहुंच जाता है। और ये क्या नाम है कि लंबाई में भी क्या है, कम है, लंबाई में भी क्या है, कम है। तो इन युद्ध की वजह से है, देखो कितनी नए एक रूट का भारत और रूस ने क्या किया, किया, नया रूट खोज लिया जो कि सुगम है, सरल है, दिन भी क्या लगते हैं, कम लगते हैं। यहाँ 40 दिन के करीब लगते थे और अब मात्र कितने दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इंटरनेशनल चीजें एक दूसरे देश पर इतनी प्रकार से इंटरडिपेंडेंट है कि किसी भी देश में कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो वो पूरे वर्ल्ड को क्या करने वाली है, इफेक्ट करने वाली है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले किस थ्योरी पर ये काम करते हैं, किस आदर्श पर काम करते हैं, किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं कि पीस इज अचीवेबल, कि शांति संभव है आप करके। तो देखो दूसरा है इंटरनेशनल संस्थाएं, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। आप देखो कि किसी भी देश में, जैसे भारत पाकिस्तान का ले लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाई भारत पाकिस्तान में सबसे पहले क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर पर को लेकर के संघर्ष था। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जब संघर्ष था, जे एंड के को लेकर के जब संघर्ष था, तो जे एंड के का मैटर हम कहां लेकर के गए, यूएनओ लेकर के गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ ने कहा कि भाई जो जहां है वहीं बने रहो, किसी को भी आगे बढ़ने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जहां वर्तमान जैसी स्थिति है वैसी स्थिति छोड़ दो। ताइवान, चाइना, वो उसके ओशियन टेरिटरी पर कब्जा करने वाला था, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम को कहां ले गया, यूएन ले गया। क्लियर? अब जैसे मैं बात करूं नाटो की, नाटो की बात करूं, भाई यूएसए ने कहा, यूएसए ने किसको थ्रेट किया, ग्रीनलैंड को थ्रेट किया, ग्रीनलैंड को थ्रेट किया। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। डेनमार्क के लोगों ने कहा, या प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये नाटो का मेंबर है, नाटो का मेंबर है। तो नाटो ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई होती है तो उसको किसको फेस करना पड़ेगा, नाटो को फेस करना पड़ेगा। नाटो इज ए आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैनिक संगठन है। नाटो खड़ा हो गया कि भाई आओ, अगर ग्रीनलैंड या डेनमार्क पर किसी भी प्रकार की कोई अटैक होता है तो वो सीधा सीधा किस पर, नाटो पर। नाटो के समर्थन में ईयू आया, यूरोपियन यूनियन, आई कि भाई अगर डेनमार्क के साथ, क्योंकि वो ईयू का भी क्या है, मेंबर है, तो ईयू ने कहा कि अगर डेनमार्क पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक होता है तो हम उस देश के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे देश को डिप्लोमेटिक रूप से क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। आपको अगर पता हो कि एक संस्था हुआ करती थी हो गई, अब तो वो उसका अस्तित्व तो मेनली तो खत्म हो गया, बस नाम नाम रह गया है, कि सार्क हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सार्क हुआ करता था, SAARC हुआ करता था, सार्क। इसको हिंदी में दक्षेस भी कहते थे, दक्षेस भी कहते थे। जब इंडिया और पाकिस्तान का एक कंट्रोवर्सी हुई, हमारे सैनिक का सिर काट करके वहां के आतंकवादी ले गए, हेमराज करके नाम था उस शहीद वीर का। और उस समय इस सार्क की क्या होनी थी, मीटिंग होनी थी। तो भारत ने इस मीटिंग में जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम सार्क की मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, एक ऐसे देश से कोई भी संबंध हम नहीं रखेंगे जो पीछे से घुस करके और जो है कि इस प्रकार की वारदात करता है। जैसे इंडिया ने बॉयकॉट किया तो सार्क के अन्य जो मेंबर थे उन्होंने भी इंडिया का क्या किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने भी इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। और उसके बाद ये मीटिंग कभी हुई नहीं, ये 14 की बात थी। उसके बाद इसकी कभी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की गई। तो ये संस्था एक तरह से क्या हो गई,
खत्म हो गई। तो डिप्लोमेटिक रूप से इंडिया ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, और संस्था ही क्या कर दी, ये खत्म कर दी। तो ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी एक दूसरे में शांति बनाए रखने, व्यापार बनाए रखने, सोशल कल्चर रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए बहुत ही क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। यूएसए को काउंटर अटैक करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता हो कि जब यूएसए ने इंडिया पर इस प्रकार के टैरिफ लगाए तो ईयू के प्रेसिडेंट 26 जनवरी 2026 को भारत आई एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर, और मदर ऑफ ऑल डील करके गई कि देखो आप टैरिफ लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ हम खड़े हैं, हम इंडिया के साथ क्या करेंगे, उसको व्यापारिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उसके सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इंडिया की ग्रोथ में क्या देंगे, हेल्प देंगे। तो यूएसए को काउंटर ईयू ने किया, और ईयू ने ना करते हुए किसका सपोर्ट किया, रशिया का सपोर्ट किया। तो एक ये पूरा क्या है, एक जाल है, एक फ्रेमवर्क है, इसको अपन को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के लिए अपन को क्या पढ़ने पड़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा आगे देखो, और आइडियलिज्म क्या क्या काम करता है कि नैतिकता पर आधारित दृष्टिकोण, ठीक है, मॉरल बेस्ड अप्रोच। तीन चीजें आदर्शवाद में काम करती हैं। पहला, पीस इज अचीवेबल। सेकंड, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, मॉरल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, मॉरल होनी चाहिए भाई। आज अगर किसी भी प्रकार की कोई आर्मी गतिविधि हो रही है किसी देश के साथ, सैनिक संघर्ष हो रहा है, तो सेना टू आर्मी मॉरल होना चाहिए। लेकिन कई देश कायरतापूर्ण हरकत करते हैं और वहां की पब्लिक को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, पब्लिक को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार ये मॉरलों के क्या है, खिलाफ है। ठीक, चलो, तो मेजर थ्योरीज ऑफ IR, ठीक है। तो मेजर थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी कौन सी है, आइडियलिज्म। सेकंड है यथार्थवाद, रियलिज्म। वास्तव में रियलिटी क्या है, यथार्थ चीज क्या है, रियल चीज क्या है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। तो यहां तो क्या थी, शांति संभव, लेकिन रियलिटी में क्या है कि शक्ति सर्वोपरि है, पावर इज सेंटर, शक्ति सर्वोपरि है। आज पूरा वर्ल्ड किसके पीछे घूम रहा है, पावर के पीछे घूम रहा है, शक्ति के पीछे घूम रहा है। इंडिया जो भी एक्टिविटीज करता है वो चाहता है कि हम इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, सैनिक रूप से क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, कि कोई आसपास पड़ोसी या कोई देश हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे कि वास्तव में इस व्यक्ति के पास कितनी पावर है, इस देश के पास कितनी शक्ति है। हम हमारे दोस्त बना रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप किसी देश के साथ मजबूत कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो नाराज कर रहे होंगे। तो हमने बैलेंस किया कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए कितना उपयोगी है, किस देश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जिससे कि हमें ये बेनिफिट्स मिल जाएं। इस देश, ये सब प्रत्येक देश की क्या होती है, थ्योरी होती है कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे पास पावर है तो कोई भी हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। आज क्यों नहीं वेनेजुएला की तरह मोदी को उठा लिया जाता है, क्या पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मिनटों में उठाकर 15 मिनट के अंदर अंदर वो और रशिया की यूएसए की जेल में लेकर के चले गए। इराक को उन्होंने बर्बाद किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी, गद्दाफी को फांसी दी। अगर उनके पास शक्ति होती, उनके पास सुपरमेसी होती, तो ऐसा करने से पहले वो 10 बार सोचते। अमेरिका पाकिस्तान में जाकर के लादेन को उठा लाया, आज भारत में आकर के ऐसा कोई ऑपरेशन कर सकता है क्या, बताओ। आज यूएसए और रशिया वापस से, या यूएसए, चीन, रशिया किसके लिए पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पास शक्ति है। चाइना नहीं मानता, किसी की तो नहीं मानता। यूएन ने उसके खिलाफ ताइवान के समर्थन में क्या दे दिया था, फैसला दे दिया था। चीन ने नहीं माना, नहीं माना क्यों, क्योंकि उसके पास ताकत है, और ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं होता।
आज यूएसए कितने कानून, इंटरनेशनल कानून तोड़ता है? क्या उस पर कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं? नहीं लगाए जाते। वो खुद पावर में है, चाहे वो पैसे की पावर, इकोनॉमिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, या आर्मी पावर हो, वो खुद क्या है? सुपरमैन है। ठीक है, इसलिए वो कितने सारे क्या तोड़ता है? इंटरनेशनल लॉ तोड़ता है। तो रियलिटी क्या है कि शक्ति सर्वोपरि है। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। प्रत्येक देश अपने देश के प्रॉफिट के लिए क्या करता है? काम करता है। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ डील करेगा। कोई भी अपने देश के साथ अहित नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है, संघर्ष स्वाभाविक है। और देखो, जब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, अगर घर में देख लो, अगर हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो भैया संघर्ष तो होता ही होता है। संघर्ष तो होगा ही होगा। जब 4 बर्तन किचन में रहेंगे तो वो खड़केंगे ही खड़केंगे। क्लियर? तो शक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोच्च है, और संघर्ष स्वाभाविक है। कॉन्फ्लिक्ट इज नेचर। ये रियलिटी है, ये आदर्श है, और ये क्या है? रियलिटी है। नेक्स्ट बात करें, उदारवाद, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? कि आर्थिक सहयोग से शांति होती है। अब देखो, करंट सॉल्यूशन देख लो इसका, करंट एग्जांपल इसका देख लो। T20 में पाकिस्तान ने कहा कि हम 15 फरवरी का मैच इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो हमारी डिमांड है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज करवा दो। इसका मतलब अगर भारत किसी देश के साथ खेलता है तो उस बोर्ड का बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब पैसे की मांग थी। दूसरी मांग रखी कि आईसीसी से जो हमें एनुअल जो फंड मिलता है उसको इंक्रीज किया जाए। 6% के लगभग उनको फंड मिलता है रेवेन्यू का, तो उसको हमें क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए, और हैंडशेक किया जाए। मतलब आर्थिक सहयोग से शांति नाना करते हुए पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मांगना चाह रहा था? चंदा मांगना चाह रहा था, वो भी सीना दिखाकर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी देश के साथ किसी देश को पैसे दे दिए जाए, आर्थिक सहयोग कर दिया जाए, तो वो शांति की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाए तो वो किसकी थ्योरी पर काम करेगा? शांति की थ्योरी पर काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र युद्ध कम करते हैं। जो डेमोक्रेटिक देश हैं, डेमोक्रेसी रिड्यूस वॉर। डेमोक्रेसी क्या है? वॉर को कम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो है कि युद्ध ना हो। अरे कोई भी देश नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध दो पड़ोसियों का युद्ध नहीं कि सर फूट के काम चल जाएगा। इससे अगर युद्ध 4 साल से यूक्रेन क्या युद्ध चल रहा है, यूक्रेन पूरा बर्बाद हो चुका है। रशिया का मोस्टली फंड यूक्रेन युद्ध में जा रहा है। 4 साल चल गए एक छोटे से देश से युद्ध, देख लो। यानी कि इन युद्धों की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कितने भी समय तक चल सकता है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक देश नहीं चाहता कि हमारा किसी अन्य देश के साथ क्या हो? वॉर हो। ठीक है, वैश्विक संस्थाएं सहयोग बढ़ाती हैं, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे देश के साथ क्या करती हैं? सहयोग बढ़ाती हैं। अगर मान लो 2 विरोधी देश ग्रुप में हैं, तो उस ग्रुप के जो देश हैं उन पर प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप शांति से रहो। ठीक है, आईसीसी में जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी पाकिस्तान से बात की कि भाई ठीक है, गेम अपनी जगह, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स अपनी जगह, आप जो है इस गेम को होने दो। इस तरह से क्रिकेट की जो प्रासंगिकता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी एक दूसरे देश को क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं शांति के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थ्योरीज क्या हैं? फर्स्ट थ्योरी क्या थी? आइडियलिज्म। सेकंड क्या थी? रियलिज्म, यथार्थवाद। और थर्ड क्या है? लिबरलिज्म की उदारवाद। क्लियर? यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि वास्तव में आईआर जो है वो होता क्या है। क्लियर? यहां तक थोड़ा थोड़ा आया समझ में? चलो, अच्छी बात है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसके जो है आप पॉज करके इसको आप लिख लेना इसकी, और बाकी जो पीडीएफ है आपको मिल ही जाएगी। क्लियर? तो जो है पॉज कर करके इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।